जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन आपका बहुत शुभ रहे और इसी आशा के साथ लव इनफाइनाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लव इनफाइनाइट चैनल से आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर आपने सुना है तो इसके बारे में भी आपको गाइडेंस मिलती है और वो भी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर आप मुझसे सर्विस लेना चाहते हैं इन्हीं तीनों के बारे में तो इसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि काल सर्प योग का सच क्या है। आज हम जानेंगे कि काल सर्प योग का वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं और जानते भी हैं तो बताते नहीं हैं। आज मैं काल सर्प योग के वो विचारणीय तथ्य रखूंगी जो आपकी आंखें खोल देगा। जी हाँ, काल सर्प योग सिर्फ उसको नाम से ही डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जानेंगे कि एक दृष्टि में यदि हम देखें तो आपकी कुंडली में 12 में से एक काल सर्प योग दिख रहा होता है। यानी कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। पर वास्तव में आपकी कुंडली में 12 में से एक काल सर्प योग तो दिख रहा है पर वास्तव में है नहीं। और वहीं दूसरी तरफ आपकी कुंडली में एक नज़र में ये दोष नहीं दिख रहा है पर वास्तव में आप इस दोष से पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। जो एक नज़र में नहीं दिख रहा दोष फिर भी आप पीड़ित हैं और एक नज़र में दिख रहा है लेकिन आपके ऊपर काल सर्प दोष है ही नहीं। तो आइए जानते हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक श्लोकी नवग्रह मंत्र का स्मरण करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शची भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वै ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अर्थात हे नवग्रहों, मेरी सभी पीड़ा, मेरी सभी प्रकार के कष्ट को हर के शांति का दान प्रदान करें। सभी नवग्रहों की इसी वजह से सबसे पहले पूजन हवन किया जाता है। जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे कि लग्न कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाएं तो सामान्यतः इसे ज्योतिषी बिना अन्य बातों पर विचार किए काल सर्प दोष की गणना कर देते हैं या घोषणा कर देते हैं। परंतु सावधान, यह पूर्ण सत्य नहीं है। किसी भी जातक के जीवन में कोई भी परेशानी हो और उसकी कुंडली में ये दोष बन रहा हो तो अन्य पहलुओं पर विचार किए बिना अक्सर ज्योतिषी ये निर्णय सुना देते हैं कि संबंधित जातक पर आने वाली परेशानियां काल सर्प योग के कारण हो रही हैं। परंतु असल वास्तविकता तो यह है कि यदि कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थितियां ठीक हों तो अकेला काल सर्प दोष दुखदाई नहीं होता। जी हाँ, अन्य ग्रहों की स्थितियां ठीक हैं तो अकेला काल सर्प दोष आपके दुखों का कारण नहीं है। इसीलिए ज्योतिषी अधिकतर काल सर्प दोष का नाम लेकर डरा देते हैं और यह भी नहीं बताते हैं कि कौन सा काल सर्प दोष आपके ऊपर है। नहीं मालूम है ना आपको, तो मैं तो बिल्कुल सही मायने में सही सही बताती हूँ। चलिए, यानी कि आगे बताती हूँ कि राहु केतु के मध्य यदि ग्रह उच्च राशि, स्वराशि, परमोच्च राशि, षड्बल में बली हों तो काल सर्प योग अत्यंत निर्बल हो जाता है। जी हाँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, काल सर्प योग अत्यंत निर्बल कब हो जाता है? यदि राहु केतु के मध्य उच्च राशि, स्वराशि, परमोच्च, षड्बल में बली हो तो काल सर्प योग अत्यंत निर्बल हो जाता है। बल्कि अन्य ग्रहों के बली होने पर ये योग शुभदायी होता है। और ये काल सर्प योग के बारे में पहली भ्रांति है। अतः केवल काल सर्प योग का नाम सुनकर भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
अब बताती हूँ दूसरी बड़ी भ्रांति। वो क्या? वो है आंशिक काल सर्पयोग। इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, देखते हैं। दूसरी बड़ी भ्रांति है आंशिक काल सर्प दोष को लेकर। कुछ विद्वान, ब्राह्मण या ज्योतिषी आजकल इस आंशिक शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि जातक को भ्रम रहे कि उसे काल सर्प दोष ही है, या साफ शब्दों में कहूँ तो पैसा बनाने के लिए जातक को डराते हैं और उनसे महंगी पूजा करवाते हैं। उनके मतानुसार यदि राहु केतु के मध्य 6 ग्रह हों और एक ग्रह बाहर आ जाए, जैसे यहाँ पर चंद्र बाहर आया हुआ है, तो आंशिक काल सर्प दोष बन रहा है। ठीक है, तो उनके मतानुसार ऐसा दिखता है कि एक ग्रह बाहर आ गया राहु केतु के मध्य, तो अब ये इनका आंशिक काल सर्प दोष है, ये बता देते हैं और जातक से पूजा करवा लेते हैं। ये पूर्णतया भ्रमित करने वाला तथ्य है। ये सही बता देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी भ्रमित ना रहें। और जातक को ऐसे भ्रमित करने वाले ज्योतिषों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। यदि आपको भी किसी ज्योतिष ने बताया है कि आपके ऊपर आंशिक काल सर्प दोष है, तो वहाँ दोबारा मत जाइएगा, क्योंकि आंशिक काल सर्प दोष अस्तित्व में ही नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी कुंडलियों का विश्लेषण किया है, उसमें जातक को कभी भी आंशिक काल सर्प दोष नहीं बताया है, बिल्कुल नहीं बताया है। या बताया है काल सर्प योग है, और किस प्रकार का काल सर्प दोष है उसका नाम बताया गया है, और उसमें क्या समस्याएं आती हैं पर्टिकुलर एक काल सर्प दोष में, वो भी बताई जाती हैं। क्योंकि 12 तरह के काल सर्प दोष हैं, सभी में एक ही तरह की समस्या नहीं होती है। तो अतः आंशिक काल सर्प दोष जैसी कोई चीज़ ज्योतिष अस्तित्व में नहीं आती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब बताती हूँ तीसरी सबसे बड़ी भ्रांति काल सर्प योग के बारे में। तीसरी सबसे बड़ी भ्रांति थोड़ा गणितीय समझ में कमी होना को दर्शाता है। कुछ गुणीजन मानते हैं कि यदि राहु केतु के बीच यदि सभी ग्रह हों और राहु या केतु के साथ कोई ग्रह युति बना ले, तो काल सर्प दोष निरस्त हो जाता है। और कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि ऐसी युति के कारण काल सर्प दोष के प्रभाव में कोई कमी नहीं आती है। दोनों ही केस में गुणीजनों के पास प्रमाण का अभाव रहता है। वास्तव में राहु केतु के साथ कोई ग्रह युति बनाए तो काल सर्प योग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि गोचरावस्था में राहु सर्प का मुंह और केतु पूंछ बना कि नहीं। ये चीज़ हमें देखनी होती है। क्या? कि गोचरावस्था में राहु सर्प का मुंह और केतु पूंछ बना कि नहीं। गणित की भाषा में यदि अंशानुसार राहु केतु सभी ग्रहों को ढके हुए हैं तो काल सर्प योग है। यदि कोई ग्रह युति के कारण राहु या केतु से आगे निकल गया तो काल सर्प योग नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में 6 ग्रह ही राहु और केतु के बीच में होंगे। 6 ग्रह कौन से? ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में होंगे। उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण के लिए इस कुंडली में 6 ग्रह राहु और केतु के मध्य स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। 7वां ग्रह मंगल केतु के साथ युति बना रहा है। ठीक है। अब कुछ ज्योतिषों के अनुसार ये काल सर्प योग है ही नहीं, क्योंकि ये इसके मध्य नहीं है, और कुछ के अनुसार ये कुंडली
काल सर्प दोष से ग्रसित है। तो वास्तविकता क्या है ये देख लेते हैं। यदि मेरे मतानुसार आप चलें तो जितना भी अल्प ज्ञान मुझे है उसके अनुसार हमें केतु और मंगल की डिग्री देखनी चाहिए। यहाँ केतु की वक्री डिग्री 12 है, यानी कि केतु 12 डिग्री पर, और मंगल की मार्गी डिग्री 22 है, यानी कि 22 डिग्री पर। यानी मंगल की स्थिति पहले भाव की तरफ है। मंगल की स्थिति कहाँ है? पहले भाव की तरफ। तो फिर आगे ना सभी मध्य। और केतु की स्थिति 11वें भाव की ओर अग्रसर है, अर्थात राहु और केतु के मध्य सभी 7 ग्रह हैं। सिर्फ ऊपरी ऊपरी हिस्सा देखते हैं ज्योतिष की केतु के साथ मंगल है, तो मैंने आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी करके बता दी है। ठीक है, अतः ये काल सर्प दोष ही बनता है। ठीक है, अब राहु केतु के मध्य जो हमने अभी बताया था 6 ग्रह आ रहे थे, लेकिन 7वां जो मंगल है और मंगल केतु के साथ युति बना रहा है। अब हम समझ गए हैं कि गोचरानुसार मंगल 22 डिग्री पर और केतु 12 डिग्री पर है, यानी कि मंगल भी राहु और केतु के मध्य में आता है, यानी कि 7 के 7 ग्रह काल सर्प दोष का इशारा कर रहे हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपकी कुंडली में ये योग उपस्थित है या नहीं, तो डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस, यानी कि अपनी कुंडली का या अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण अवश्य करवाएं। वैसे नासिक और उज्जैन में कई जातकों ने काल सर्प दोष ना होते हुए, उन्हें पता ही नहीं है, अब जातकों को पढ़ना नहीं आता ना ज्योतिष की कुंडली को, तो ज्योतिष ने जो बोल दिया कि काल सर्प दोष है पूजा कराओ, तो उन्होंने पूजा करवा ली। या फिर उन्हें यह बताया गया कि आंशिक काल सर्प दोष है आपको, जो कि अस्तित्व में होता ही नहीं है। आंशिक काल सर्प दोष होता ही नहीं है, उसका पूजन हवन करवा लिया गया होता है। और फिर भी अगर वही समस्याएं बनी रहती हैं, तो फिर आप सब कहते हैं कि हमने तो मैडम नासिक और उज्जैन में भी वो सब करवा लिया, समस्याएं तो वही की वही बनी हुई हैं। तो मैं कहती हूँ कि कौन सा काल सर्प दोष है, वो कहते हैं ये तो हमें नहीं मालूम। असल में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि नासिक और उज्जैन में जो काल सर्प दोष आपकी पूजन करवाया है, आंशिक कह के या काल सर्प दोष है नहीं है फिर भी करवाया है, समस्याएं वही बनी हुई हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि नासिक और उज्जैन में सामूहिक रूप से बिना मंत्रोच्चारण के सिर्फ नाग देवता की आरती कर देते हैं और सर्प विसर्जन कर देते हैं। जो सोने या चांदी का सर्प बनवाया जाता है आपसे, उसको मंगवाया जाता है और उसको उसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं जहाँ पर वो होते हैं, और बस फिर ये सामूहिक रूप से होता है। तो इसमें ना तो आपका नाम, ना आपके पिताजी का नाम, ना आपके गोत्र का नाम, कुछ भी नहीं होता है। जब सामूहिक रूप से हो रहा है तो वो तो सिर्फ नाग देवता की पूजन हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की आरती की जा रही है और नाग को विसर्जन करा जा रहा है। तो आप सबको ये लगता है कि आपका कल्याण हो रहा है, इसलिए समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। तो एक बार आप अगर काल सर्प दोष से डरे हुए हैं, बहुत विचलित हैं, समझ नहीं आ रहा काल सर्प योग है नहीं है, सच्चाई क्या है और कहाँ कौन सी डिग्री पे कौन सा ग्रह आपका बैठा हुआ है, सच में काल सर्प दोष आपका है या नहीं, तो लव इनफाइनाइट चैनल आपको ये सुविधा देता है कि आप टेक्स्ट मैसेज करें 8307788247 पर। ठीक है, और अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपनी ही कुंडली से जानें। मैं इसका ऑडियो मैसेज करके आपको व्हाट्सएप पर भेजती हूँ या आपके ईमेल पर भी भेज सकती हूँ, या फिर आप चाहें तो वॉइस कॉल पर भी आप सभी समस्याओं का समाधान इस पर जान सकते हैं। इसमें मुझे 24 से 48 घंटे का समय लगता है कुंडली विश्लेषण में, क्योंकि और भी काम बीच में होते हैं, जैसे कि मेरा टैरो रीडिंग का भी काम है, जिसमें हर एक व्यक्ति के लिए पर्सनली 1 घंटा मुझे देना होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।